गुड मॉर्निंग क्लास 12। हम लोग बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर द्वारा रचित श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ को पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मेरी कल्पना का आदर्श समाज, जो बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर द्वारा रचित है। बाबा साहेब एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करते हैं जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित हो। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे। यह स्वाभाविक भी है कि जो जाति प्रथा के दुष्परिणाम हैं उसकी बातों को सुनते सुनाते आप लोग ऊब जाएं, यह स्वाभाविक बात है। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। कि लेखक क्या कह रहे हैं कि अगर मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। ये प्रश्न आना आपके मन में स्वाभाविक है। ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृता पर आधारित होगा। ये तीन उसके बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। किसी भी आदर्श समाज में, माफ कीजिएगा, क्या यह ठीक नहीं है भातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। बिल्कुल सही, भाईचारे में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सभी मिलकर साथ रहें, सभी में समानता का भाव हो। यह तो एक आदर्श समाज के लिए परम आवश्यक तत्व है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तक संचारित हो सके। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि उसमें इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज में एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से जा सके। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए, यानी सबका समान भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने अधिकारों के प्रति सजग ना रहें, उसकी रक्षा करने में तत्पर ना रहें, तो सबको सजग रहना होगा। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। जैसे दूध में पानी मिल जाता है और पानी में दूध, तो पता नहीं चलता कि उसमें दूध कितना है, पानी कितना है। तो उसी तरह हमारा समाज होना चाहिए कि सभी बराबर हों। यहाँ दूध और पानी के मिश्रण के उदाहरण के माध्यम से लेखक हमें इसकी महत्ता को समझा रहे। और इसी का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। क्या है? लेखक क्या करें कि लोकतंत्र क्या है? सामूहिक जीवन की एक रीति तथा समाज के जो सम्मिलित अनुभव हैं, जो सबके द्वारा प्राप्त अनुभव हैं, उसके आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। इसके लिए क्या आवश्यक है कि हमारे जो साथी हैं वे, उनके प्रति हमारे मन में कैसा भाव होना चाहिए? श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए। जैसे हम अपने भाइयों को सम्मान देते हैं, उसी तरीके से सबको सम्मान, अपने साथियों को भी सम्मान दें। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या आपत्ति हो सकती है? कोई आपत्ति नहीं हो सकती। गमनागमन की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। स्वाभाविक सी बात है, इसका विरोध नहीं कर सकता कि कोई कहीं भी आ जा सकता है। जीवन की सुरक्षा का, यानी जीवन की स्वतंत्रता का भाव हो और शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता होनी चाहिए।
इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जो सक्षम है, जो मनुष्य शक्ति में सक्षम है, उनके प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है, तो उसका अर्थ है उसे दास्ता में जकड़ कर रखना होगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि वो उसकी आज़ादी नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि वो दास्ता में जकड़ के रखना चाहेंगे। क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता, दास्ता में यह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, उदाहरणार्थ जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहाँ कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहाँ कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। अब आइए समता का विचार करें। समता पर किसी की आपत्ति हो सकती है। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द की विवाद का विषय बना रहा। समता के आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, और उनका यह तर्क विजन भी रखता है, लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। मनुष्यों की क्षमता 3 बातों पर निर्भर रहती है, जैसे शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां, जिसके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशेषता प्राप्त करता है। और अंत में मनुष्य के अपने प्रयत्न। ये 3 वो क्या कहते हैं, 3 बातों को रखते हैं कि ये तीनों क्या है, मनुष्यों की क्षमता पर निर्भर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन तीनों दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते, तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी अपने साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? जो समता का विरोध करते हैं उसके पास इसका क्या जवाब है? व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण माफ कीजिएगा। व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है ताकि वह अपनी क्षमता का विस्तार कर सके। परंतु यदि मनुष्य प्रथम 2 बातों में असमान है, तो क्या इस आधार पर उसके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। वे क्या करेंगे? बाजी मार ले जाएंगे। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना संभव है। माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसे हम लोग निष्पक्ष निर्णय नहीं कर सकते,
क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। अतः न्याय का तकाजा यह है कि जहां हम तीसरे प्रयासों की असमता, जो मनुष्य को अपने वश की बात है, आधार पर मनुष्यों के साथ समान व्यवहार को उचित ठहराते हैं, वहां प्रथम दो आधारों जैसे जो मनुष्य के अपने वश की बातें नहीं है पर उसके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है, और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, समाज में यदि अपने सदस्यों के अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह संभव है कि जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जा सके। यानी हमारा समाज कैसा होना चाहिए? समता के आधार पर होना चाहिए। समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिज्ञ पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास न तो इतना समय होता है, न प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी होती है जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसके पास इतना समय और साधन नहीं होता कि वो सबकी क्षमताओं का अलग अलग आकलन कर सके। वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों या श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में यह व्यवहार सिद्धांत की आवश्यकता रहती है, और वह व्यवहार्य सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिज्ञ यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव होता है। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए इसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। तो हम लोगों ने देखा कि उनके दृष्टिकोण से, उनकी दृष्टि में हमारा जो आदर्श समाज है, यानी जिस आदर्श समाज की वह कल्पना करते हैं, वो तीन बातों पर जोर देते हैं: व्यक्ति की स्वतंत्रता, साथ ही समानता और भाईचारे की भावना। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं हमारा अगला जो अध्याय है।